नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास में होने वाले हैं, अगली क्लास में बताए हुए थे जो उसको रिकॉल करा दे रहे हैं, तो उसके बाद आज की क्लास में जो होगा उसको देखेंगे। अगली क्लास में हम बताए हुए थे व्यंजनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं: अस्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगु व्यंजन। और उसके बाद बताए हुए थे व्यंजन में जो 2 ठो का डिफिनेशन हम बता दिए थे, अच्छा तरह से उसको रिकॉल भी करा दिए थे। उसको जो है फिर से हम रिकॉल करा दे रहे हैं। अस्पष्ट व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छू के निकलता है उसी को हम अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ, और इसमें जो है इसकी संख्या 25 होती है, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। और उसके बाद बताए हुए थे अंतस्थ व्यंजन हम किसको कहते हैं? जिन व्यंजनों में स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है, जिसका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है उसी को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 आए हुए थे, तो उसमें क्या क्या सब आए हुए थे? 4 तो य, र, ल, व। य को तालु से उच्चारण करते हैं, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है और उसका वर्ग हो जाएगा तालव्य। र को जो है मसूरा से उच्चारण स्थान करते हैं, उसका वर्ग हो जाएगा वर्तस्य। और ल को उच्चारण स्थान जो है ल को भी मुसरा से करते हैं, मसूरा से, तो उसका वर्ग हो जाएगा वर्तस्य। और व को उच्चारण स्थान ऊपर की दांत और नीचे की होठ से करते हैं, तो इसका वर्ग हो जाएगा दंत ओष्ठ। तो र को हम लुंठित वर्ग कहते हैं, ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो लुंठित वर्ग हम क्यों कहते हैं? लुंठित वर्ग हम इसलिए कहते हैं, जब उसका उच्चारण करते हैं, र को उच्चारण करते हैं, तो जी अंदर की तरह लुढ़कती है, जी जो है अंदर की तरह लुढ़कती है। वैसे उच्चारित कीजिए ना, खुद ब खुद हो जाएगा ल, र, तो अंदर की तरह जा रहे हैं र, इसीलिए हम उसको लुंठित वर्ण कहते हैं। जीव अंदर की तरह लुढ़कती है, इसीलिए लुंठित वर्ण कहते हैं। और ल को जो है हम पार्श्विक वर्ण इसलिए कहते हैं, जी के होकर हवा जो निकलती है, इसीलिए हम उसको पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो होने वाला है नंबर 3 में, उसमें या उसमें या संघर्षी व्यंजन। उष्ण व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। उष्ण व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन यही होगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख किसी न किसी जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ किसी न किसी भाग को छू के जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी स्थान को छू के निकलता है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़
खाकर, रगड़ खाकर, रगड़ खा के निकले, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पे रगड़ खा के निकले तथा उष्मा या गोष्ठ में गर्मी पैदा करे, उन्हें उसमें या संघर्षी व्यंजन पाते हैं। कहते हैं हाँ, इसकी संख्या चार होती हैं। 4 होते हैं। यह 4 होते हैं। तालब सो, वर्ण, तालब सो, मूर्धांश, दांश, ह, तालब सौ को कहाँ से उच्चारण करते हैं और मूर्धांश को कहाँ से करते हैं और दांश को कहाँ से और ह को कहाँ से करते हैं। तालब सौ को उच्चारण स्थान जो है तालब सौ का वर्ण यहाँ पे उच्चारण स्थान और वर्ग। तालब सौ का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसका वर्ग तालव्य हो जाएगा। दांश का उच्चारण स्थान जो है मूर्धांश का उच्चारण स्थान मूर्धांश से होता है। मूर्धांश, तालब सौ मूर्धांश का मूर्धांश से इसका वर्ग हो जाएगा मूर्धन्य। इसका वर्ग मूर्धन्य हो जाएगा। दांश का दंत मूल से होता है। दंत मूल से इसका उच्चारण स्थान वर्तस्य हो जाएगा। वर्तस्य। ह का उच्चारण स्थान जो है स्वर यंत्र से होता है। स्वर यंत्र हम किसको कहते हैं? स्वर यंत्र जो कहते हैं स्वर कंठ के अंदर से जो हम उच्चारण स्थान करते हैं कंठ
के भीतर। इसका वर्ग हो जाएगा स्वरयंत्री। स्वरयंत्रीय। ह को जो हम ह को काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ह को हम क्या कहते हैं? ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। ह को जो हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ह को हम काकल्य वर्ण कहते हैं। उसमें या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा उष्मा या गर्मी पैदा करे, उन्हें हम उसमें या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। तालब स, मूर्धांश स, दंश स, ह। तो तालब स का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। इसका वर्ग तालब स का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। तालु से उच्चारित स्थान का तालु इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसका वर्ग तालव्य हो जाएगा। और मूर्धन्य स का जो है मूर्धा से उच्चारण स्थान होता है, इसका वर्ग मूर्धन्य हो जाएगा। और दंश स का उच्चारण स्थान दंत मूल से करते हैं, यानी कि मसूरा से करते हैं, इसका वर्तस्य हो जाएगा वर्ग। ह को हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। क्वेश्चन यदि दे दिया जाए काकल्य वर्ण हम किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना पड़ेगा ह को हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान जो है स्वर यंत्र से होता है, यानी कि कंठ के भीतर से होता है। ह जब उच्चारण करिएगा तो खुद ब खुद हो जाएगा अपने। और इसका वर्ग हो जाएगा स्वर यंत्री। तो 4 नंबर में अब देखते हैं। 4 नंबर में क्या? 4 नंबर में संयुक्त वर्ण है। 4 नंबर में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन जो हम संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों से जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं। तो 4 कौन कौन सब होते हैं इसको पहले देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं। जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं। तो 4 कौन कौन से? अक्ष, तरह, स्वर, ज्ञ और सर।
अक्ष, यहाँ पे डिफिनेशन में दिया हुआ, परिभाषा में दिया हुआ, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, तो दो व्यंजन कौन कौन सा मिलकर बना हुआ है यहाँ पे अक्षों में, इसको पहले हम देखेंगे। अक्षों में दो व्यंजन कौन कौन सा मिलकर बना हुआ है, इसको पहले हम देखते हैं। ये जो है अक्षों, अक्षों में जो है क और मूर्धन सब मिलकर के बना हुआ है यहाँ पे अक्षों। क और मूर्धन सब मिलकर के बना हुआ है यहाँ पे अक्षों। तरह, तरह में जो है कौन कौन सब वर्ण मिलकर के बना, कौन कौन सा व्यंजन मिलकर के यहाँ पे बना हुआ है तरह, इसको हम देखते हैं। दो ठो व्यंजन मिलकर के बना हुआ तब ये तरह हुआ। तरह में जो है दो ठो व्यंजन मिलकर बना हुआ है, तो कौन कौन सा व्यंजन है इसमें, तो प्लस र, दो व्यंजन है त और र, त हलंत और र हलंत मिलकर के तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे ज्ञ, ज्ञ में कौन कौन सा व्यंजन है इसको देखते हैं। ज्ञ में भी दो व्यंजन मिलकर के ज्ञ को भी बनाया हुआ है। ज्ञ, जो प्लस यहाँ मिल करके यहाँ बनाया हुआ है। जो प्लस यहाँ मिल करके यहाँ बनाया हुआ है। जो प्लस यहाँ मिल करके यहाँ बनाया हुआ है। सरह, सरह में कौन कौन सा वो व्यंजन मिलकर के बनाया हुआ है, सरह में भी देखते हैं। सरह में जो है, सरह में भी दो व्यंजन मिलकर के बनाया हुआ है। तालब सो प्लस र, तालब सो प्लस त र, तालब सो प्लस र मिलकर के सरह बनाया हुआ। तालब सो प्लस र मिलकर के तरह बनाया हुआ है। तालब सो और र मिलकर के तरह बनाया हुआ। यहाँ पे डिफिनेशन में भी दिया हुआ है, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर के बना होता है, तो यहाँ पे दो व्यंजन मिलकर के बनाया हुआ है, इसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद जो है उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसको हम द्विगु व्यंजन बोलते थे, उसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। तो चलिए उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन नंबर 5 में उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन हम किसे कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगु व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन हम उसी को कहते हैं। द्विगु व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन हम उसी को कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जिसके उच्चारण में जीव पहले ऊपर उठ करके मूर्धा को स्पष्ट करे, मूर्धा को स्पष्ट करता है, और फिर नीचे झटके के साथ आते हैं, झटके के साथ आते हैं, तो उसी को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। जिसके उच्चारण में जीव पहले ऊपर की तरफ, ऊपर पहले ऊपर उठकर, ऊपर पहले ऊपर उठकर मूर्धा को, मूर्धा को स्पर्श करे और
फिर झटके के साथ झटके के साथ नीचे को आए उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहते हैं। उन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन हम किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मृदा को स्पष्ट करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहते हैं। इन्हीं को हम द्विगु व्यंजन भी कहते हैं। तो ये जो है ट वर्ग जो है, ट वर्ग में यानी कि र और ढ जो आते हैं, कहाँ आते हैं? ट वर्ग में र और ढ आते हैं। तो उसको हम देखते हैं। र वर्ण उच्चारण स्थान वर्ग। ये र कब आते हैं और ये ढ कब आते हैं? ये र जो है, जैसे कि हम सड़क लिखते हैं, सड़क। जब हम सड़क लिखते हैं तो यहाँ पे ये र आते हैं। ये जो र है ये बीच में आते हैं। सड़क में ये र जो बीच में आया हुआ है, ये फर्स्ट में नहीं र आते हैं। इसका उच्चारण हम यानी कोई सा वर्ण हम लिखते हैं वहाँ पे, तो ये जो है फर्स्ट में हम ये र का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही ये ढ का प्रयोग करते हैं। इसका भी प्रयोग हम जैसे कि पढ़ना, ये बीच में आया, पहला वर्ण में नहीं आता है, दूसरे वर्ण में बीच में ये आते हैं। ये ढ और ये र और ये ढ बीच में आते हैं। ये जो है र, ये ट वर्ग में ही रहता है। टठ में ये र रहता है। तो इसका उच्चारण स्थान हम देखते हैं। ये कब बीच में आएगा, उसको जो हम आगे क्लास में जब अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम ये समझ जाएंगे ये र कब आते हैं और ये ढ कब आते हैं। तो इसका ये जो वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान जो है मुर्दा हो जाएगा। र और ढ उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मुर्दा से इसका उच्चारण स्थान होता है मुर्दा। ये वर्ग हो जाएगा मूर्धन्य।
नोट में एक चीज़ लिख लीजिए, नोट में नोट में जो है हिंदी ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है। ये संस्कृत में ये संस्कृत भाषा में नहीं है। ये जो है ये र और ढ ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है। ये हिंदी में जो है हिंदी में नवीन विकसित व्यंजन है। इसका जो ये जो है संस्कृत भाषा में नहीं होता है। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं होता है। कोई सा वर्ण में भी हम संस्कृत में नहीं कर सकते हैं। इसका जो है हिंदी में बहुत प्रचलित रहता है इसका, और संस्कृत में नहीं रहता है। तो आज की क्लास यहाँ तक है और नेक्स्ट की ओर देखा जाएगा।